ईरान को गवा देना अपने हाथों से, ऐसा लगता है कि हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा दोस्त था, हमने उसको गवा दिया। अमेरिका सिर्फ एक बहानेबाज़ी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है खुद को भी और हम सबको भी, और अमेरिका धीरे-धीरे आइसोलेट हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, चाइना ने और रशिया ने स्ट्रांगेस्ट कंडेमनेशन दिया है लारिजानी की हत्या के ऊपर कि इट्स अ डे लाइट किलिंग, मर्डर है ये आपका, ये मंजूर नहीं मुझे। रुपए का ट्रांजैक्शन रेट 93 रुपीस 35 पैसा है। ओह माय गॉड। अप्रैल फर्स्ट वीक से आपको एक महंगाई का तूफान देखने को मिलेगा और मई के अंदर तांडव देखने को मिलेगा। तेल अब बढ़ने जा रहा है, मोदी जी रोक नहीं पाएंगे, हालांकि इलेक्शन तक रोकना चाहेंगे कि जब तक लास्ट वोटिंग हो जाए तो मैं रोक दूं, लेकिन तब तक लॉसेस बहुत ज्यादा बुरे हो जाएंगे। आग लगे हमारी झोपड़िया में, हम गावे मल्हार। हिंदुस्तान की झोपड़ी में आग लगी हुई है, मोदी जी मल्हार गा रहे हैं साहब। उनका कुछ लेना देना नहीं इस देश से साहब। मोदी हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस कंट्री, उसे सिर्फ कुर्सी चाहिए साहब। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है वो बेहद बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है। ईरान पर जो कोशिश कब्जे की थी, जिस तरीके से उसे एक नेस्तनाबूद करने का प्रयास था, 20 दिन हो गए हैं इस जंग को। इजराइल और अमेरिका कर रहा है लगातार, और ईरान के जो बड़े तमाम जो लीडरान हैं या जो उनके प्रमुख लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। और अभी जो ताज़ा इस एक डेवलपमेंट वो ये रहा है कि इजराइल ने जो उनका साउथ पर्स सरकारी गैस फील्ड है वहां हमला बोला है, और उसके बाद बात बिगड़ गई है। बेहद बेहद एक गुस्से में है ईरान, और उसने इसके बाद पूरी ताकत से जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। और वो भी अब जो ये जो ऊर्जा के भंडार है, ठिकाने हैं, उन्हें निशाना बना रहा है, और हाहाकार की स्थिति है देश में और दुनिया में। भारत जो हमारा देश है पहले से ही संकट में था, इसके और क्या कुछ आगे दुष्परिणाम होंगे वो उसको लेकर चिंताएं बढ़ती चली है। दुनिया तो चिंतित है ही, अलग अलग जो देश है वहां दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तेल जो है, कच्चा तेल, उसके कीमतों में कहीं ना कहीं आग लग चुकी है, जैसे हालात हो गए हैं, और आने वाले दिन और कठिन जटिल होंगे। इसके अलावा जो जानकार हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये जो अकेले ऊर्जा का संकट नहीं, आने वाला वक्त है जिस तरह की दिशा में ये बढ़ रहा है पूरा का पूरा। और उसमें हैरत की बात यह है कि अमेरिका तो ये कह रहा है कि इजराइल ने जो वहां साउथ पर्स गैस फील्ड पर हमला बोला है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। और वो कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है, जैसी कि उनकी आदत है, अलग तरह से पेश आ रहे हैं। वो ईरान को ही कहीं ज्यादा कह सकते हैं कि सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर आपने इस तरह जवाबी हमले किए तो फिर हम और बड़े हमले करेंगे। इधर क्या कह रहे हैं इजराइल की, हमें पता नहीं इजराइल ने ऐसा कैसे कर दिया। तो अजीब सी स्थिति है, अजीब सा हाल है। और जो चल रहा है हाहाकार जो है, इसके बाद जैसा मैंने कहा ईरान एक जबरदस्त जबरदस्त जवाबी हमले बोल रहा है, तो ये किस दिशा में जाएगा, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, क्या क्या भोगना होगा दुनिया के साथ साथ, हम कहाँ किन कठिनाइयों में आने वाला है भारत। हमारे तो हुक्मरान कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में जो गैस है उसका स्टॉक है, हमारे पास में जो तेल है वो पर्याप्त मात्रा में है, दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन जो युद्ध बढ़ रहा है जिस दिशा में, उसके दुष्परिणाम निश्चित तौर पर भयावह होंगे, जो निकलकर चारों तरफ से आ रहा है। तो इसी मसले, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान के पास। सबसे पहले उन्हें जोड़ना चाहूंगा, जोड़ता हूं उनको सबसे पहले। दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जो दुनिया में स्थिति बनी हुई है युद्ध के चलते हुए, जिस तरीके से हम कह सकते हैं इजराइल ने जो कुछ पागलपन किया है, जो उसने जो सीधे तेल जो उनका ठिकाना है ईरान का, उस पर हमला बोलकर जो एक नई दिक्कत दुनिया के सामने पैदा कर दी, ईरान जवाब दे रहा है। तो एक तो ये हुआ कि इजराइल का पागलपन, कहीं ट्रंप का ये कहना कि हम इससे भिज्ञ नहीं थे, अजीब सी स्थिति है। उसके बाद जो रिपरकेशंस क्या कुछ अब दुनिया पर होने वाले, सब पर एक आपका शुरुआती नोट सर। नमस्कार संजीव भाई। इसको आज दो रूपों में देखते हैं। पहला रूप है कि ये जंग किस दिशा में जा रही है, और दूसरा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पे क्या असर होगा। तो एक तो स्ट्रेटेजिकली क्या हो रहा है और एक इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, इसको दो रूपों में देख लेते हैं। पहले स्ट्रेटेजिकली देखिए,
एक बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका और खासतौर से नेतन्याहू, ये इनकी धर्मवीर की जोड़ी है एक किस्म से। लेकिन धर्मवीर कहना ठीक नहीं होगा, राहु केतु कहना ज्यादा ठीक होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही एक किस्म से दुनिया को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो कल रात को जब पार्स गैस फील्ड के ऊपर हमला होता है तो ये एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत था। इसको मैं एक कैजुअल अटैक नहीं मानता हूं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया था कि अमेरिका से बात की गई थी और उसकी अनुमति ली गई थी, तब इसके ऊपर हमला किया गया, क्योंकि यहां से दूसरा चरण जंग का शुरू होता है जहां चीजों को एस्केलेट किया जाता है और एक अपर लेवल पे ले जाया जाता है। चलिए ठीक है, आप ले गए वहां पे, और उसके बाद लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि मुझे इस बारे में पता नहीं था। ये एक ट्रंप की एक झूठ बोलने की नीति या चीट करने की नीति पुरानी है, इसमें कुछ नया नहीं है। जब भी बातचीत होगी, बातचीत के बाद धोखा देना, दोगलापन करना, वो ट्रंप की हैबिट में आज की डेट में। और पिछली जून के अंदर जब आक्रमण हुए थे, अब भी हुआ, तो बातचीत चल रही थी और आक्रमण किया था। इस बार भी इजराइल से कहा जाता है कि तुम ये करो, और उसके बाद ये कह दो कि मुझे नहीं पता था कि तुमने ये ऐसा कर दिया है। 3 दिन पहले की बात है जब व्हाइट हाउस के अंदर उनसे एक प्रश्न पूछा गया था। मैं इस प्रश्न को 2-3 बार दोहरा चुका हूं, हमें उसको जहन से निकालना नहीं चाहिए। प्रश्न ये था कि क्या नेतन्याहू डेस्परेशन की उस हद तक जा चुके हैं जहां पर वो न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे। इस प्रश्न को बार बार मैं टेबल पे ला रहा हूं। तो उन्होंने कहा था नहीं, वो कभी भी इसका यूज नहीं करेंगे, वो कभी भी इसका यूज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते वो। इसका मतलब है कि उसके पास वेपन्स थे, ये इस बात का अप्रूवल डिनाई नहीं किया गया। और फिर ये कहेंगे नहीं वो उसका यूज नहीं कर सकते, तो कल को उस वेपन का यूज होगा, ट्रंप कहेगा उसने मुझे बताया नहीं था, ही नेवर टोल्ड मी, इट वाज नॉट डिस्कस्ड। तो इसका मतलब ये है कि वो भी ऑन द टेबल है, वो एजेंडा भी टेबल है। अब आईआरजीसी ने कहा था कि अगर आप हमारे ऑयल फील्ड पे हमला करते हो तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। शायद ये रिटेलिएशन चाहते हैं। ये ग्रेटर इजराइल का मोसाद का जो एजेंडा है ना, ये उसके साथ पे चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि जहां पर गल्फ नेशंस को आपस में लड़ा के इनको राख बना दो, और क्योंकि इनकी जो प्रोस्पेरिटी है वो इजराइल को हजम नहीं होती एक्चुअली, क्योंकि इजराइल के पास लैंड नहीं है, तेल नहीं है, तो उसको थोड़ा सा तकलीफ होती है कि मेरे पास ये प्रोस्पेरिटी क्यों नहीं है तेल की एक्चुअली। और ऊपर से ये सारे के सारे जो हैं, राइट फ्रॉम, इफ यू काउंट फ्रॉम ओमान, देन यूएई, देन कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, इराक को चलो छोड़ दो एक किस्म से, तो ये सारे के सारे अमेरिका के कठपुतलियां हैं, पिछलग्गू हैं। सुन्नी शिया की कहानी तो पुरानी है, उसको तो खैर जाने से फायदा नहीं है। लेकिन अब ये कह देना कि भाई ये हमसे गलती हो गई या ये हमारे ड्राइंग बोर्ड पे नहीं था, मैं इस बात को नहीं मानता। ये जानबूझ के किया गया एस्केलेट करने के लिए। एक थ्योरी यहाँ पर और भी निकल के आ रही है कि जब जब अमेरिका ये कहता है कि मैं युद्ध से बाहर होना चाहता हूँ, कोई एस्केप रूट ढूंढना चाहता हूँ, तो तब तब इजराइल उसको एस्केलेट कर देता है कोई ना कोई नया चीज करके, चाहे बच्चों के स्कूल पे अपना अटैक करना हो या कुछ और करना हो या अभी ऑयल फील्ड पे अटैक करना हो। ये सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है इजराइल का। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि अमेरिका में करीब 60 लाख जूस हैं और 70 लाख जूस इजराइल में हैं। टोटल मिला के 1.7 करोड़ जूस हैं दुनिया में। 80% तो इन दोनों देशों में है। 60 लाख जूस 35 करोड़ अमेरिकन को रैंसम पे रखे हुए हैं, और ये 70 लाख जूस जो यहां रहते हैं ये पूरी दुनिया को रैंसम पे रखे हुए हैं इस टाइम। यानी कि आप 800 करोड़ के ऊपर रूल करना चाहते हो। आपके सुपर ब्राह्मणों को क्या है, या अपने वहां के भी आप चितपावनी ब्राह्मण बन गए जैसे हमारे आरएसएस वाले हैं। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और अमेरिका सिर्फ एक बहानेबाजी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है खुद को भी और हम सबको भी। और अमेरिका धीरे धीरे आइसोलेट हो रहा है। मैं आपको बताऊं, यूरोप तो बिल्कुल ही बाहर हो चुका है उससे। यूरोप ने पहले कह दिया मुझे तेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट्स योर वॉर, इट्स नॉट माई वॉर। अब आप जो भी करोगे, लेकिन वॉर तो बिगड़ चुकी है, अब इसके हालात खराब हो चुके हैं। अब इसके जो रेपरकशंस है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक रेपरकशंस है बेसिकली। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। जंग शुरू हुई थी, ईरान ने जब इन पे अटैक किया था तो मोदी जी ने सबको फोन किया था और ईरान को कंडेम किया था। जरूरत नहीं थी ईरान को कंडेम करने की। कल फिर मोदी जी ने सभी को फोन किया एक करके लाइन से, गल्फ नेशंस को, और ईरान को अपने हर ट्वीट के अंदर बताया कि मैंने उसको कंडेम किया है। देखिए साहब,
आप ईरान को कॉन्टिन्यूसली कंडेम कर रहे हो कि गल्फ पे अटैक कर रहा है, लेकिन क्या आपने ईरान पर आक्रमण को कंडेम किया? नहीं। क्या खमनेई की किलिंग को कंडेम किया? नहीं। क्या बच्चों के मारे जाने को आपने कंडेम किया? नहीं। क्या पार्स गैस फील्ड के ऊपर अटैक को आपने कंडेम किया? नहीं। क्या लारीजानी को मारे जाने पर आपने कंडेम किया? नहीं। चाइना ने और रशिया ने स्ट्रॉन्गेस्ट कंडेमनेशन दिया है लारीजानी की हत्या के ऊपर कि इट्स ए डे लाइट किलिंग, मर्डर है ये आपका, ये मंजूर नहीं मुझे। लेकिन इंडिया ने नहीं। तो आपने अपने सारे तराजू के अंदर सारे के सारे वेट एक साइड में रख दिए, आप कॉन्टिन्यूसली उसको कंडेम कर रहे हो। सरकार जो मर्जी कहे, लेकिन आईआरजीसी इंडिया से बहुत खफा है। इंडिया से नहीं, इंडिया की जनता से तो खुश है, इंडिया की सरकार से बहुत खफा है, मैं आपको बताऊं। सरकार से बात और वो इंडिया को सबक देना चाहती है इस टाइम आईआरजीसी कि तुम देखा जाए तो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, यहाँ की सरकार गद्दारी कर रही है। ये कूटनीति नहीं है, कुटिल नीति है कि आप कॉन्टिन्यूसली ईरान को कंडेम किए जा रहे हो। आपने 7 राष्ट्र अध्यक्षों से कल बात की और आपने परसों रात से कर रहे थे आपने सातों अपनी मीटिंग के अंदर जो फोन पे बातचीत हुई है, आपने ईरान को कंडेम किया है। आई कंडेम द ईरान फॉर अटैकिंग यू। लेकिन ईरान को, जो ईरान पे आया अटैक, उसको तो आपने कंडेम नहीं किया ना। तो एक पता लग गया ना कि आप क्या कर रहे हो। अब जो दूसरे दुष्परिणाम आते हैं उसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। ईरान तो हारता नहीं, ये तो बस की सही बात है, ईरान नहीं हारेगा, जो मर्जी कर लो आप। और जो 2 शिप पहुंचने वाले थे वहां पे, एक का नाम है शाब्दिस और एक है बार्जिन, उनमें से एक शिप जो था जिसपे कहा जा रहा था कि सोडियम परक्लोरेट है मिसाइल का मटेरियल जो होता है, वो पहुंच चुका है चबहार में, वो शायद ऑफलोड भी हो गया वहां पर। और चूंकि चाइना से माल आया था तो अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस जहाज को हाईजैक कर ले। लेकिन दूसरा जहाज 20 तारीख को यानी कि कल पहुंचेगा वहां पे। अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पे आते हैं। जी। पेंटागन ने $200 बिलियन की मांग की है कि हमारे पास पैसे नहीं है, $30 बिलियन हमारे फूक चुके हैं, तो कांग्रेस को अप्रूवल देना पड़ेगा। अब इसके लिए 60% वोटिंग होनी चाहिए सेनेट के अंदर कम से कम आपको पैसे देने के लिए। लेकिन जूस लॉबी स्ट्रांग है, मुझे लगता है डेमोक्रेट्स में भी जूस लॉबी काफी स्ट्रांग है और यहाँ भी है रिपब्लिकन में, तो वो अप्रूवल करवा लेंगे जैसा मुझे लगता है। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब है और वो भारी कर्जे में है, तो $200 बिलियन का आज तक मेरी मेमोरी में तो कभी वॉर के लिए इस किस्म का अमाउंट अप्रूवल नहीं आया है, ये तो मैं मान के चलता हूं। अब रही बात सपोज करो कि मार्केट्स की, आज ब्लड बाथ था मार्केट में, पूरी दुनिया में ब्लड बाथ हुआ, 2%, 3%, 4% सब मार्केट टूटी हैं। भारत में 2500 पॉइंट टूटा है आज टोटल मिला के देखा जाए तो। रुपये के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि रुपया अनचेंज्ड है, 92 रुपीज 63 पैसा था। लेकिन रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, छुट्टी वाले दिन भी होता है, मैं आपको बताऊं। तो जब ट्रांजैक्शन होता है तो किस रेट पे होता है? क्या वो पहले वाले दिन जो अनचेंज्ड है 92 63? नहीं साहब, जो करंट रेट चल रहा होता है, क्योंकि रुपए का चक्र चलता रहता है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रुपए का ट्रांजैक्शन रेट 93 रुपीज 35 पैसा है। ओह माय गॉड, बहुत वाह। आज इस समय सुबह 93 रुपीज 10 पैसा था आज, यानी कि आज थर्सडे, और इस समय जो रेट है 93 रुपीज 35 पैसा है। तो रुपया कल से 62 पैसा टूट चुका है सर। एंड गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि ये स्लोली इट्स इंचिंग टुवर्ड्स 95 नाउ। ये पहला हमारा दुष्परिणाम वहां से निकल के आया। क्रूड ऑयल अब 115 और 120 के बीच में झूल रहा है। लेकिन इसके साथ बहुत कम लोगों को पता है कि भारत का बास्केट प्राइस क्या है। वो 115 120 नहीं है सब, वो करीब करीब 135 और $140 के बीच में है। ओहो। आपको भी, दर्शकों को भी हैरानी होगी, क्योंकि बास्केट प्राइस किसे कहते हैं। इंडिया कई देशों से अपना ये सामान खरीदता, सारा गैस और तेल खरीदता है, और उसमें क्या होता है ना कि कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई वेनेजुएला से आ रहा है, कोई गल्फ से आ रहा है, कोई रशिया से आ रहा है, तो उसके साथ इंश्योरेंस और फ्रेट को जब मिलाओगे और सबको एक एवरेज ले लोगे इकट्ठा करके, तो फिर उसको हमारा बास्केट प्राइस कहा जाता है। तो कल तक हमारा बास्केट प्राइस $137 था, आज शायद $140 के आसपास आया होगा। मैं आपको बताऊं, $140 पे किसी भी सरकार के धुएं निकल सकते हैं, और हमारा हो रहा है। मुझे लगता है कि चंद दिनों की बात है जब इंडिया में रेट बढ़ने जा रहे हैं। हर चीज का रेट तो बढ़ चुका है। अप्रैल फर्स्ट वीक से आपको एक महंगाई का तूफान देखने को मिलेगा, और मई के अंदर तांडव देखने को मिलेगा। ये 6%, 7%, 8% तक की महंगाई हो सकती है, क्योंकि कोई कमोडिटी ऐसी नहीं है जिसका रेट इस समय अप ना हो गया हो।
कई चीजें तो ऐसी हैं जिसमें कि मैं आपको बताऊं, जिसके रेट पिछले 15 दिन के अंदर 5 टाइम्स रिवाइज हुए हैं सर। कैन यू बिलीव इट सर? उसमें जो हमारी प्लास्टिक पैकिंग है ना, जो आज लाखों चीजों में यूज होती है, चाहे वो मिनरल वाटर की बोतल क्यों ना हो या बाजार से कोई पैकेट लेके आ रहे हैं, तो सारी दूध का संकट है, दूध का संभावित है, दूध का संकट। सब कुछ है सर। प्लास्टिक की पैकेज, कोई हार्ड प्लास्टिक है, कोई सॉफ्ट प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक की पैकेजिंग है। तो इसको HDPE, PVC और पता नहीं क्या क्या बोला है, पॉलीथाइजीन क्या क्या बोला जाता है, कुछ टेक्निकल नेम है उसके, पॉलीप्रोपाइलिन कुछ इस टाइप का है। या 5 बार रेट बढ़े सर इसके 15 दिन में। 60% रेट बढ़ गया उसका पैकिंग का। तो चीजें महंगी होंगी नहीं होंगी, तो तूफान आने जा रहा है। ये हमारे सारे के सारे जो है दुष्परिणाम है। तेल अब बढ़ने जा रहा है, मोदी जी रोक नहीं पाएंगे। हालांकि इलेक्शन तक रोकना चाहेंगे कि जब तक लास्ट वोटिंग हो जाए तो मैं रोक दूं, लेकिन तब तक लॉसेस बहुत ज्यादा बुरे हो जाएंगे। इस पूरे गेम के अंदर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जो निकल कर आया है, जिसको फायदा हो रहा है, वो है युआन, चाइना का। उसको बेनिफिट मिल रहा है। और युआन धीरे धीरे एक एस्टेब्लिश करेंसी के रूप में दुनिया में इस समय अपने आप को क्या कहते हैं, स्थापित करता चला जा रहा है। तो उससे उसको फायदा हो रहा है और हमको नुकसान होता जा रहा है। हमारा जो भी इंपोर्ट होता है, सपोज करो पिछले साल $925 बिलियन का इंपोर्ट था, अब वही चीज अगर हमको मंगानी है तो उसके लिए हमको कम से कम तो $1100 बिलियन चाहिए। दबाव किसके ऊपर आ रहा है? कैड के ऊपर। कैड होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का है। सिर्फ 11 महीने के अंदर चाइना और भारत का जो गैप था वो $100 बिलियन क्रॉस कर गया है, सबको पता है। तो रुपए के टूटने से और कैड पे दबाव बढ़ने से हमारा क्या कहते हैं कि अब सो कॉल्ड हमारे संजय मल्होत्रा साहब जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, अब परेशान नजर आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का जो पहले कम हो रहे थे ना, अब उसको शायद बढ़ाना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर जो आज इंटरेस्ट रेट जो हमने देखा है कि वो पूरा का पूरा स्टैटिक रखा है, आज वहां का फेड का आ रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कल अपने इंटरेस्ट रेट पहली बार 0.25% बढ़ा दिए, उनके फेड ने, जो उनका रिजर्व बैंक है ऑस्ट्रेलिया का। तो इंडिया में भी रिवर्सल होने जा रहा है। हो सकता है अप्रैल की मीटिंग में ना हो तो जून की मीटिंग में आपका इंटरेस्ट रेट का साइकिल फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्थितियां अब काफी नाजुक हो गई हैं, स्ट्रेटेजिकली भी नाजुक है। भारत के लिए तो काटा तो खून नहीं, हमारे लिए तो बच निकलने का चांस नहीं है। ऊपर से मैं एक शब्द हमेशा ही बोलता हूं कि इंडिया इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री राइट नाउ। हमने जो डिसीजन लिए हैं ना, जो जो ब्लंडर हैं, ये हिमालयन ब्लंडर हैं। ये हमारे लिए बहुत मतलब एक दुष्परिणाम लेके आएंगे। ईरान को गवा देना अपने हाथों से, ऐसा लगता है कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा दोस्त था, हमने उसको गवा दिया। और इजराइल और अमेरिका की नीति अगर ऐसी चलती रही थोड़े दिन और, तो दुनिया में मैं आपको बताऊं, ईरान दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉक्सी बन जाएगा। 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का प्रॉक्सी, एक ऐसा प्रॉक्सी जिसके पास सेना भी होगी, देश भी होगा, तेल भी होगा, सब कुछ होगा। और ये दुनिया भर के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन वहां तक ना पहुंचे तो अच्छा है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि मैं कैसे भी करके ईरान को खत्म कर दूं। बीच में नेतन्याहू ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि नक्शे से नाम मिटा दूं, लेकिन वो तो होने वाला कभी है नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन हमारी हालत जो है इस टाइम बहुत ज्यादा खराब है। और ऑस्ट्रेलिया में तेल नहीं मिल रहा है, बैंकॉक में तेल नहीं है, लाओस में तेल नहीं है, कंबोडिया में तेल नहीं है साहब, और सबका तेल निकला पड़ा है। अमेरिका के अंदर ऑयल का रेट जो आज का मैं बता रहा हूं आपको, $2.7 आज से 20 दिन पहले था। यूएई में बढ़ गया है, कॉस्ट बढ़ गई, यूएई में बढ़ गई कॉस्ट। $2.7 था पर गैलन पेट्रोल का रेट आज से 20 दिन पहले, आज $4.1 है सर। यस सर। 55% का रेट बढ़ा है अमेरिका के अंदर, जबकि अमेरिका तो तेल इंपोर्ट ही नहीं करता। उसके बावजूद भी वहां की तेल कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी के उसमें डोमेन में चली गई हैं और लोगों को लूट रही हैं। अब लोगों में गुस्सा है। तो ट्रंप की असली जो एक चुनौती है वो उसकी अपनी जमीन से शुरू होगी। और आज जेडी वेंस कहते नजर आए एक स्पीच में कि आई होप वट एवर यू आर फेसिंग राइट नाउ, द गैस प्राइसेस आर अप राइट नाउ, इट्स टेम्परेरी एंड आई नो योर पेन बट यू शुड बी पेशेंट। लेकिन अमेरिकन शायद अपनी पेशेंस को लूज कर रहे हैं और वो सड़कों पे आए तो बहुत बुरा होगा। और नवंबर महीने में चुनाव है, 100% हारने जा रहा है ट्रंप। लेकिन उससे पहले अक्टूबर में इजराइल में चुनाव है और वो नेतन्याहू हारने जा रहा है, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप देखिएगा, दुनिया में बदलाव होंगे, लेकिन हमें इस पेन के लिए तैयार रहना होगा। ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, ये जो हुआ आज हुआ है, खासतौर से आज गुड़ी पड़वा भी है, तो सब दर्शकों को मुबारकबाद हो। कल ईद है तो उसकी भी मुबारकबाद हो। लेकिन ये वक्त बहुत बुरा है। हमारा
वो गोल्डी लॉक्स का पीरियड खत्म हो गया है, जो संजय मल्होत्रा कहते थे आरबीआई गवर्नर, जो हमारा गोल्डी था वो कई देश छोड़ के चला गया, अब लॉक्स रह गए हमारे हाथों में, हथकड़ियों में रह गए हम लोग। तो दुख ही दुख है इस टाइम, सुख कहीं नहीं है, और बहुत बड़ी पेन के लिए हमें तैयार रहना होगा संजीव भाई। बिल्कुल। दो छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं, बहुत छोटे से, आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। एक तो ये है, जितने जानकार हैं जैसे आप हैं और ऐसे बाकी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि आने वाला वक्त, ये जो तेल और जो ऊर्जा का संकट है, खाद्यान्न का बड़ा संकट दुनिया में पैदा होने वाला है, जिस तरीके के इसके बाकी चीजें रिपरकशन दिख रहे हैं। एक चीज, और हमारी सरकार टोटली हाथ पर हाथ धरे बैठी, ये स्पष्ट दिख रहा है, आज भी ये भी दिखता नहीं, तो चुनाव में लगे हुए हमारे पूरे के पूरे। लग रहा है आपको कुछ कि यहाँ कुछ हो रहा है इन सब चीजों से निपटने के लिए? फर्दर जो संभावना देख रहे हैं, छोटे छोटे दोनों नोट आप करिएगा, फिर मैं आपको धन्यवाद अदा करूँ। देखिए, खाद्यान्न का संकट इसलिए है कि 60% हमारा यूरिया उत्पादन हम करते हैं, लेकिन वो एलएनजी से होता है, और 40% हम इंपोर्ट करते हैं, सबको पता है। इसके अलावा जो डीएपी है, रास लफान में जो हमला हुआ है 20%, वो हम दुनिया को देते हैं। जी बिल्कुल। और हमारा जो डीएपी है और दूसरा एक और फॉस्फेट टाइप का कुछ है, वो 100% इंपोर्ट होता है, हम नहीं बनाते। और इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको कहते हैं माइक्रो फर्टिलाइजर्स, वो चाइना से आता है टोटल। अभी परसों चाइना ने सारे फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी है। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर, इसमें यूरिया भी है और बाकी भी है सर। ब्लैंकेट बैन लगा दिया सर पूरा का पूरा। अब इंडिया के लिए फर्टिलाइजर खरीदने को जगह नहीं है। हमें तो ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा हमारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट होता है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी इतनी गंदी कि कोई फर्टिलाइजर का प्लांट नहीं लगाना चाहता यहाँ पर। अब ये कहां से आएगा? तो खाद्यान्न का संकट फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है। हमारे पास एलएनजी नहीं है, अगर एलएनजी नहीं है तो फर्टिलाइजर कहां से बनेगी? हमने फर्टिलाइजर के जो अभी के जो यूनिट्स हैं, जो हमारा ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्शन देते हैं, हमने वहां भी जो सप्लाई है 50% कट कर दिए। तो इसका मतलब है कि अब हम मुश्किल से इंडिया में 25 से 30% का प्रोडक्शन फर्टिलाइजर का जितना जरूरत होता है कर पाएंगे, और इंपोर्ट हमको होगा नहीं। इंपोर्ट करने के लिए हमें जो कंट्री हम अफ्रीका से मंगाते हैं, हम कई बार आपका चाइना से बहुत आता है, हमारा रशिया से बहुत आता है, बेलारूस से आता है हमारा फर्टिलाइजर, वो भी देने के पक्ष में नहीं इस टाइम। इंडिया रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको दो, लेकिन हालात इस कदर खराब है कि अब हमें फर्टिलाइजर में बहुत कमी होने जा रही है। खरीफ की फसल के लिए बड़ी कमी होगी हमें, तो वहां दिक्कत आएगी। तो खाद्यान्न की कमी तो होगी, और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के सप्लाई लाइन डिस्ट्रप्शंस हैं, तो वहां भी बड़ी दिक्कत है, और पूरी दुनिया के लिए दिक्कत आने जा रही है। मैं आपको बताऊं, फर्टिलाइजर का संकट जो है मेरे ख्याल से एक मेगा क्राइसिस दुनिया के लिए साहब, संजीव भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो सरकार तो हमारी हाथ पे हाथ धरे बैठी से लग रहा है। एक बहुत छोटा सा एक आध लाइन खत्म करूंगा। सरकार को तो मुझे वो क्या कहते हैं, चुनाव में लगे, वो लोग चुनाव में लगे दिखते हैं। मुझे वो दिलीप कुमार साहब का गाना याद आ गया इस पे आपके, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। प्लीज। वो सगीना महतो फिल्म का गाना था, आग लगे हमरी झोपड़िया में हम गावे मल्हार। क्या बात, क्या बात। हम आग लगे हमरी झोपड़िया में हम गावे मल्हार। हिंदुस्तान की झोपड़ी में आग लगी हुई है, मोदी जी मल्हार गा रहे हैं साहब। उनका कुछ लेना देना नहीं इस देश से साहब। मोदी हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस कंट्री। उसे सिर्फ कुर्सी चाहिए साहब। उसे कब इस देश से प्यार हो गया? उसे कोई इस देश से प्यार नहीं है। कौन मरे कोई जिए, उसको कुछ लेना देना नहीं साहब। ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस कंट्री साहब। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन द रूलिंग ऑफ दिस कंट्री, दैट्स ऑल सर। नहीं, बहुत आपने तफसील से सारी चीजें, और जो भयावह रिपरकेशंस जो दिख रहे हैं, रिपरकेशंस दिख रहे हैं, क्या क्या संभावना है, वो दिल को दहला रहे हैं। और ईश्वर करे कुछ ये सद्बुद्धि आ जाए तो बेहतर। बहुत शुक्रिया करूंगा, आप ट्वीट कर जाइएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे, ये थे दिनेश के बोहरा साहब, जो स्पष्ट तस्वीर जिन्होंने रखी। ये हालात है। इस पूरे सुनने के बाद, बोहरा जी को सुनने के बाद, आपकी अपनी जो राय हो, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।